हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेहरा हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करवाऊंगा। साथियों, बिना देरी के पूरा लेक्चर देखना। क्रिया और अव्ययों को हम डिस्कस करेंगे विद इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ, इनके वेदों को भी डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर यदि आपको देखने हैं तो जाएगा बिना देरी के प्लेलिस्ट में नीचे डिस्कशन बॉक्स में। चलो शुरू करते हैं क्रिया को। साथियों, क्रिया से आप क्या समझोगे? इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। मतलब किसी शब्द से जब हमें यह बोध होता है कि उस वाक्य में कार्य हो रहा है और कार्य होने का बोध होता है और हमें समझ आता है कि उस शब्द से कि हाँ, इस वाक्य में पक्का कार्य हो रहा है, तो ऐसे शब्द वर्ब यानी क्रिया कहलाएंगे। जैसे खाना, पीना, पढ़ना आदि, ये सब क्रिया शब्द हुए। तो क्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं व्याकरण में, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और जब क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े और कर्ता पर पड़े, वह अकर्मक क्रिया हुआ। अब ऐसे समझो इसको, सकर्मक मतलब क्रिया के साथ कर्म होगा तो सकर्मक, क्रिया के साथ कर्म ना होगा तो, यदि क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो क्रिया का फल किस में पड़ना है? सीधे कर्ता पर ही पड़ना है। तो ऐसे शब्द कहलाएंगे, ऐसे वाक्य कहलाएंगे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। तो सकर्मक क्रिया मतलब क्रिया के साथ कर्म होगा। तो क्रिया के साथ यदि कर्म है तो क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? सीधे सीधे कर्म पर पड़ेगा और हमें संभावना भी व्यक्त हो सकती है पढ़ने की। तो ऐसे शब्द कहलाएंगे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। जैसे राम फल खाता है, तो ठीक है, राम क्या खाता है? फल खाता है। तो ऐसे भी हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्या और किसको प्रश्न करने से, वो हम अभी बताएंगे आपको। तो राम फल खाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो खाता क्या है? एक क्रिया है। और यहाँ पे कर्म क्या है? ठीक है, कर्म क्या है? फल। क्या खा रहा है वो? फल खा रहा है ना। फल एक कर्म हुआ, यानी खा रहा है ना, फल को खा रहा है, कोई और चीज़ तो नहीं खा रहा है, फल खा रहा है। तो फल कर्म हुआ, खाना यहाँ पे क्या है? क्रिया हुआ। तो क्रिया का फल जो है यहाँ पे कर्म पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? तो ऐसे शब्द कहलाएंगे सकर्म क्रिया। एक और इम्पोर्टेंट हमने एक और बिंदु इसमें ऐड किया है, एग्जाम्पल, मोहन पढ़ता है। तो ठीक है, मोहन क्या पढ़ता है साथियों? आपको संभावना हो रही है, क्या पढ़ेगा? अखबार पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा किताब से संबंधित ही पढ़ेगा ना। तो आपकी संभावना हुई नहीं हुई कि किताब पढ़ता है? तो मोहन पढ़ता है तो संभावना हुई कि किताब ही पढ़ता होगा। तो ऐसे शब्द भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन क्या बनती है? सकर्मक मतलब क्रिया के साथ यदि कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया हुआ। यदि क्रिया के साथ कर्म ना हो और कर्म का फल, जो क्रिया का फल किस पे पड़े? सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो ऐसे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे राधा रोती है, ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे राधा रोती है, रोती। तो यहाँ पे सीधे राधा क्या हुआ? यहाँ पे कर्ता हुआ और रोना क्या हुआ? यहाँ पे क्रिया हुआ। तो कर्म तो कहीं हो नहीं रहा है। तो ऐसे जो शब्द कहलाएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब मोहन है, मोहन करता है, और हंसना यहाँ पे क्या है? क्रिया शब्द है। कर्म हो रहा है और नहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। तो ऐसे कहलाएंगे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में हमें ऐसे वाक्य जब आते हैं, यदि हमें पहचानना है कि इसमें किसका बोध हो रहा है तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। जैसे एग्ज़ाम की दृष्टि से एक प्रश्न हम आपको डिस्कस करवा देते हैं जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है कि सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। आपको ऑप्शन दे देगा अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। क्या हमने एग्जाम्पल दिया? सुमित सो रहा है। आपको बताना है इसमें से कि अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है। तो आप, यदि आपको इसकी डेफिनेशन पता है तो आप सीधे समझ जाओगे कि सुमित सो रहा है। सुमित यहाँ पे क्या है? करता है। सोना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। कर्म है कहीं? नहीं है। तो यह बिना कर्महीन जो है साथियों, वह कौन सा है? अकर्मक है। सकर्मक के साथ तो कर्म होता है, कर्म का फल जो होता है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तो वह सकर्मक हुआ। तो इस वाक्य में कर्म नहीं है तो सीधे सीधे अकर्मक हो गया। तो एग्जाम की दृष्टि से यदि आपको करने हैं सकर्मक और अकर्मक यदि पूछता है तो वाक्य में यदि आप पूछते हो कि क्या प्रश्न का उत्तर, किसको प्रश्न का उत्तर यदि आपको मिल जाता है तो वह सकर्मक हुआ। यदि क्या और किसको प्रश्न करने का उत्तर आपको नहीं मिलता है वो तो अकर्मक की कैटेगरी में आएगा। जैसे
राम फल खाता है। ठीक है, तो राम क्या खाता है, हमने कहा कि राम क्या खाता है, फल खाता है। तो फल यहाँ पे क्या होगा, कर्म हो गया, यानी कर्म है तो क्या हो गया, यह सकर्मक हुआ। तो मोहन पढ़ता है। ठीक है, मोहन पढ़ता है, तो संभावना हुई कि मोहन किताब ही पढ़ता होगा। तो ऐसे शब्द, मोहन क्या पढ़ता है, ठीक है, मोहन किताब ही पढ़ता होगा और क्या पढ़ते हैं, और अखबार पढ़ेगा, यानी किताब से रिलेटेड ही पढ़ेगा ना, संभावना व्यक्त हुई, क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या रखा है कि इसका कर्म होने या उसकी संभावना व्यक्त होती है तो उसे हम सकर्म क्रिया कहते हैं। तो मोहन संभावना हुई किताब पढ़ता होगा, अखबार पढ़ता होगा, तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, सकर्म क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अगला आता है कि अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया, राधा रोती है। ठीक है, इसका हम तो इसको हम इसमें फिट बैठाएं तो राधा क्या रोती है, कोई उत्तर आया नहीं आता, क्योंकि कर्म है ही नहीं। अब मोहन क्या हंसता है, मोहन किसको हंसता है, तो ऐसे कोई इसका उत्तर मिला नहीं मिला, तो बिना उत्तर का कर्महीन जो है वह अकर्मक हुआ। तो साथियों इस ट्रिक को आप जरूर याद रखना, आगामी एग्जाम में यह इस ट्रिक से आप लोग अपने प्रश्न जरूर सॉल्व आउट करना, क्योंकि आपको जैसे कोई वाक्य दे देगा और आपसे पूछ देगा कि यह जो भेद है सकर्मक का है अकर्मक का है, तो आपको उस वाक्य में क्या और किसको प्रश्न करना है। यदि आप उनका उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक हुआ, यदि नहीं उत्तर मिलता है तो आपको समझ जाना है कि हाँ इसमें कर्म नहीं है, क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे साथियों किसमें पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो वह अकर्मक हुआ। तो साथियों इसके साथ हम क्रिया के साथ धातु को भी डिस्कस करते हैं। धातु भी जो डिस्कस करने का उचित जो स्थान है वो इसलिए है क्योंकि धातु ही क्रिया का मूल रूप है। जैसे पढ़ना है, पढ़ना में पढ़ क्या है, धातु है, ना प्रत्यय है, तो धातु के मूल में ना प्रत्यय यदि लगता है तभी क्रिया का निर्माण होता है, तभी हम धातु को पढ़ते हैं। जैसे चलना में चल धातु है, ना प्रत्यय है, तो धातु को हम दो भागों में बांटते हैं, मूल धातु हो गया, यौगिक धातु हो गया। और मूल धातु किसे कहते हैं साथियों, हम ये भी आपको याद रखना है, यह स्वतंत्र होती है, यानी मूल धातु स्वतंत्र होती हैं, इन पर किसी पर भी निर्भर होने का कोई भी खतरा नहीं होता है, यानी ये कहीं पर भी किसी के साथ निर्भर नहीं होते। जैसे खा होगी और जा होगी, पी होगी, रह होगी, इनका किसी से संबंध नहीं होता है, तो ऐसे शब्द मूल धातु कहलाएंगे। यौगिक धातु का बेशक जो है संज्ञा और विशेषण अव्यय को लगाकर बनाई जाती है, इनका संबंध बेशक दूसरों से होता है, तो धातु को भी आपको याद रखना है। साथियों क्रियाओं के भागों में हमने सकर्मक और अकर्मक तो पढ़ा ही, और कुछ जो भाग हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम से यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। क्रिया के कुछ भाग में सबसे पहला आता है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। जब मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ स्पष्ट करती है तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, ठीक है, सहायक क्रिया होगी मैं घर जाता हूँ, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा होगी पूर्वकालिक क्रिया, यानी कर्ता एक कार्य खत्म कर दूसरा चालू करने लगे, तो इस कंडीशन में पूर्वकालिक क्रिया हुई। जैसे राम भोजन कर कर सो गया, ठीक है, एक कार्य खत्म कर कर दूसरा चालू कर दिया ना कर्ता ने, तो ऐसे कार्य कहलाएंगे पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है नाम बोधक क्रिया, यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ा हो तो वह नाम बोधक क्रिया होगा। नाम से आप समझ जाओगे कि संज्ञा शब्द हुए, तो जैसे लाठी मारना, यह नाम बोधक क्रिया होगी। और दुखी होना, यह क्या हुआ, नाम बोधक क्रिया होगी। लाठी एक नाम है, मारना क्या है, एक क्रिया है। दुखी होना, होना क्या है यहाँ पे क्रिया है, दुखी एक नाम है। तो नाम बोधक क्रिया से आप स्पष्ट हो गए कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ जब क्रिया जुड़े हो तो वह शब्द क्या कहलाएंगे, नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। द्विकर्मक मतलब इसमें दो कर्म होंगे, साधे सीधे इससे ये आपको पता चल गया, यानी क्रिया में जब दो कर्म होते हैं, जैसे राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, तो ठीक है यहाँ पे दो हुए ना, राम ने क्या है, श्याम को थप्पड़ मारा, दो कर्म हुए नहीं हुए, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। तो इस तरह से दो कर्म वाले जो होंगे द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रियाओं के संयोग से जो बनेगा, निर्मित होगा, वह संयुक्त क्रिया आएगा। वह खाने लगा, यह संयुक्त क्रिया हुई। क्रियार्थक संज्ञा भी है, संज्ञा की तरह जो व्यवहार करने वाली जो क्रिया होगी वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए
हानिकारक है, इसका उदाहरण दिया हुआ है इसमें। तो इस तरह से आपको ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो क्रिया में हम कालों को और वाच्य एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जैसे इंग्लिश में कहते हैं उनको भी ले चलते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं सिर्फ वाच्य को। काल तो आपको आते ही हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वाच्य क्या होते हैं साथियों? वाच्य जो होते हैं वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में से किसकी प्रधानता होती है, इससे यह मालूम होता है। तो वाक्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की है, कर्म की है, भाव की है। तो किसकी प्रधानता उस वाक्य में है जिससे हमें पता चलता है, वह वाच्य कहलाते हैं। वाच्य के भेद क्या होते हैं? कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य मतलब जिसमें भाव की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य का एग्जाम्पल हमने दे रखा है, राम ने दूध पिया। राम ने क्या पिया? दूध पिया। तो ठीक है, यहाँ पे कर्तवाच्य यानी कर्ता की प्रधानता है। जब राम नहीं होता तो दूध कौन पीता? तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है नहीं है, तो यह कर्तवाच्य के अंतर्गत आ गया। कर्म की प्रधानता वाला जो एग्जाम्पल है, गीत गाया गया। ठीक है, गीत यहाँ पे कर्म है, गाया जो है क्रिया है। तो गीत क्या हुआ? गाया गया। तो कर्म की प्रधानता यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये है कर्मवाच्य के अंतर्गत। भाववाच्य के अंतर्गत भाव की प्रधानता होगी, जैसे सीता से हंसा नहीं जाता। ठीक है, उसका भाव हुआ नहीं हुआ, सीता से हंसा नहीं जाता, एक भाव व्यक्त हो रहा है। तो ऐसे वाच्य कहलाएंगे भाववाच्य। तो वाच्य से स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको, वाक्य में कर्ता का क्या स्थान है, कर्म का क्या स्थान है, भाव का क्या स्थान है, और इसमें से किसकी प्रधानता, इन तीनों में से यह डिसाइड करने वाला जो होता है वाच्य कहलाता है। वाच्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है साथियों। कालों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काल जो है ज़्यादातर जो स्टूडेंटों को आते ही हैं फिलहाल। यदि आपको मेंशन करने की ज़रूरत है तो आप लोग अपने नोट्स में इनको जरूर ऐड कर लें। तो अब जानने का प्रयास करते हैं हम अव्ययों को बारे में, क्योंकि हमने जो है क्रिया को तो पढ़ ही दिया, समझ भी आ गया होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। अव्यय तो शब्दों का ऐसा समूह जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे क्यों, किंतु, परंतु, जब, तब, अतः आदि जो शब्द होते हैं इस टाइप के, वह अव्यय कहलाते हैं। क्योंकि इनका क्यों पर कोई लिंग का प्रभाव पड़ेगा, वचन का प्रभाव पड़ेगा, कारक का प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे शब्द जो कहलाएंगे अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो अव्यय के व्याकरण में हम 4 भाग पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, संबंध बोधक क्या होते हैं, समुच्चय बोधक क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, वो हम आप पढ़ते हैं एक एक स्टेप वाइज। तो आपको पूरा जानकारी लेते हुए चलना है साथियों। अव्यय से आप क्या समझोगे, एक बार और डेफिनेशन बता दें। ऐसे शब्द जिन पर जो व्याकरण के हमारे लिंग हैं, वचन है, कारक है और आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के हम 4 भेद पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पहले जानते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। साथियों, क्रिया विशेषण से आप क्या समझोगे कि यहाँ पे पक्का के क्या हो रही होगी, क्रिया की विशेषता बताई जा रही होगी। विशेषण मतलब सीधे विशेषता, जिस शब्द की विशेषता हम बताते हैं तो वह विशेषण कहलाता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता हम बताते हैं जो विशेषण कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है। हमने विशेषण सर्वनाम में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता यहाँ पे बताई जाएगी, यानी क्रिया की विशेषता जब बताई जाती है तो क्रिया विशेषण हुआ। अर्थ के आधार पर इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर? ओनली अर्थ के आधार पर। जैसे स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। पहले हमने मेंशन किया हुआ है कि अर्थ के आधार पर, हाँ ठीक है, अर्थ के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है क्रिया विशेषण की, जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है। तो ठीक है, स्थानवाचक मतलब स्थान में क्या होगा, एक तो स्थिति का पता चलेगा हमें, तो दूसरा दिशा का पता चलेगा। स्थिति वाले शब्द कौन से हुए, यहाँ, यहाँ आ जा, वहाँ चला जा, भीतर है, बाहर है, अंदर है। तो इस तरह के जो स्थिति सूचक जो शब्द होते हैं वह क्रिया विशेषण के स्थानवाचक की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा हम स्थानवाचक में दिशावाचक भी पढ़ेंगे, जैसे इधर, उधर, दाएं। तो ऐसे शब्द स्थानवाचक के इन 2 भागों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है कालवाचक।
कालवाचक में किस तरह से हम समय का हो गया, एक अवधि का, बारंबारता वाचक का। तो इनको आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि कभी आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे शब्द पूछ देता है, जैसे इधर। इधर कैसा शब्द है, तो आपको याद रखना है कि इधर जो है स्थानवाचक के अंतर्गत एक दिशा सूचक जो है शब्द है। तो कालवाचक में समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारता वाचक जो होते हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। समयवाचक में आज का दिन हो गया, कल, अभी, यानी समय बताने के लिए प्रयुक्त शब्द हो गए, नहीं हुए। अवधि मतलब रात भर, दिन भर, आजकल। और बारंबारता वाचक मतलब हर बार, प्रतिदिन। ये हुए कालवाचक के अंतर्गत। तीसरा हो गया हमारे क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक। परिमाण में आप सीधे समझ गए होंगे कि परिमाण की बात होगी, यानी अधिकता की बात होगी, न्यूनता की बात होगी, पर्याप्त बोधक की बात होगी, तुलना बोधक की बात होगी, श्रेणी बोधक की बात होगी। अधिकता मतलब बहुत, खूब। न्यूनता बोधक जरा, थोड़ा, पर्याप्त। और तुलना मतलब कम, इतना। श्रेणी बोधक मतलब बारी और बिल। तो साथियों आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये तो सिंपल सा ही है कि क्रिया की विशेषता जब अर्थ के आधार पर हम बताते हैं तो वह क्रिया विशेषण होता है। इसके 4 भागों में हम बांटते हैं। तो रीतिवाचक चौथा वाला हुआ। रीति मतलब ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, जो ऐसे शब्द का प्रयोग होगा वह क्रिया विशेषण के रीतिवाचक जो कैटेगरी है उसमें आएगा। तो इनको आप जरूर नोट डाउन करो और याद रखो कि ऐसे जो शब्द हैं उनका प्रयोग किस कंडीशन में कहाँ पे होता है। दूसरा भाग हुआ हमारे अव्यय का संबंध बोधक। संबंध मतलब एक का किसी दूसरे से संबंधित जरूर होगा। तो अव्यय जब संज्ञा के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्द से उसका संबंध होता है तो वह संबंध बोधक हुआ। जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। वाक्य के दूसरे संबंध है ना, ये मनुष्य जो है पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो यह संबंध बोधक के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम संबंध बोधक में साथियों हम व्याकरण में 14 प्रकार पढ़ते हैं, तो आपको ये जो है नोट डाउन कर लेना है। हम मेन चीज़ें इसमें बता दे रहे हैं। मेन चीज़ें जो है इसमें से आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो उसका। स्थानवाचक है, दिशावाचक, कालवाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक और सादृश्यवाचक, सहचर्यवाचक, तुलनावाचक, संग्रहवाचक, विषयवाचक, कारणवाचक। साथियों आपको ये याद नहीं करने हैं, समझने हैं, बस समझते हैं वो आप सीधे सीधे आपको ये पता चल जाएंगे कि जो संबंध है, तो संबंध सूचक शब्द होंगे सारे, चाहे वो किसी भी काल में हो, किसी भी वाच्य में हो, वो जो है अव्यय के संबंध जो वाचक है उससे संबंधित होंगे। तीसरा भाग हमारा है अव्यय का समुच्चय बोधक। 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होंगे वह समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। समुच्चय मतलब हम, यदि आप मैथ्स कैटेगरी से आते हो, मैथ्स से बिलोंग करते हो, तो समुच्चय मतलब 2 या 2 से अधिक जो भी शब्द हो उनका मिलन जब होता है तो समुच्चय कहलाता है। 2 वाक्यों का परस्पर जब हम जोड़ते हैं तो ऐसे शब्द समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो 2 शब्दों को जोड़ने वाला कौन है यहाँ पे, आर्य और है ना, तो यह समुच्चय बोधक वाक्य हुआ। चौथा आता है हमारे क्रिया विशेषण में मतलब अव्यय में विस्मयाति बोधक। हर्ष, शोक, घृणा और आदि भाव व्यंजित जो करते हैं वह विस्मयाति बोधक सूचक जो होते हैं शब्द कहलाते हैं। विस्मयाति मतलब जो हे, ओ, अरे, जो ऐसे शब्द होते थे साथियों वह क्या कहलाते हैं, विस्मयाति बोधक सूचक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हाय, अच्छा, ये चीज़ें हमने दे रखी है। तो साथ इसमें हमें एक नोट में हमने एग्जाम के लिए एक दे रखा है कि निपात भी पढ़ते हैं। निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए तो होता है, किंतु यह अव्यय नहीं होते। इनका लिंग वचन पर कुछ नहीं होता। जब वाक्य स्पष्ट हो जाए तो हाँ इसने किया है, तो इस तरह से जब वाक्य स्पष्ट हो जाए तो हाँ इसने किया है, तो हम समझे कि यहाँ पे निपात का प्रयोग हुआ है। तो रमेश ने ही मुझे मारा था, तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि हाँ रमेश ने ही इसको किया है, तो ऐसे जो शब्द कहलाएंगे निपात वाले शब्द कहलाएंगे। तो साथियों आशा करता हूँ आपको अव्यय और क्रिया स्पष्ट तरीके से आ गया हो। यदि आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो हमारे व्हाट्सएप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ज़रूर डाउनलोड करें और देखें, और अपने जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए और हम आपको ऐसे लेक्चर देते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप लोग जो है यदि समझ आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।